किया सॉफ्टवेयर आपने? ओके, या बहुत किया मैंने सॉफ्टवेयर। तो पहले हम ट्रेनिंग करेंगे या पहले मेरी जो क्वेरी है वो करेंगे? क्वेरी एड्रेस कर देंगे सर, कोई नहीं, तो उसमें मुझे आपके क्वेरीज भी समझ में आए, उस हिसाब से हम आगे का फिर कंटिन्यू कर लेंगे क्वेरी। ओके, बताइए क्या क्वेरीज आपकी? मुझे एक पहला ये पूछना था कि सपोज ये एसआईपी बुक होती है बराबर, कि भाई एसआईपी मेरी कौन से कस्टमर की कितने थाउजेंड की चल रही है और कौन सी डेट को डिडक्ट होने वाली, कौन सी स्कीम में, वो कहाँ से मिलता है इसमें? ये आपको बिजनेस एनालिटिक्स में एसआईपी माइनिंग में मिलता है सर। एसआईपी माइनिंग में करंटली रनिंग में आप देख सकते हो कि आपकी कंपनी का टोटल एसआईपी बुक साइज क्या है, और क्लाइंट का हाँ, नाम सर्च करके आप ये देख सकते हो कि इस क्लाइंट की कितनी एसआईपी बुक साइज है। पहले तो आपकी कंपनी का टोटल बुक साइज, फिर इस क्लाइंट का एसआईपी बुक साइज, और इस क्लाइंट की एसआईपी डेट क्या है। तो जैसे कि ये फोलियो की एसआईपी डेट 10 तारीख की है, इसकी 5 तारीख है, इसकी 15 तारीख है। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट अभी क्वेरी सर। डिलीटिंग भी, वो भी मैंने देख लिया था। मैंने एक दो तीन लोगों का कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट अपलोड करके देख लिया। अभी मुझे ऐसा ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट चाहिए, रिपोर्ट चाहिए कि ईएलएसएस ट्रांजैक्शंस जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हुए हैं हाँ, वो मुझे देखना है। वो आप जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हुए हैं वो आप ईएलएसएस प्रोक्योरमेंट रिपोर्ट से देख सकते हो। ये भी आपको बिजनेस एनालिटिक्स में मिलेगी। तो ये आप देख रहे हो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में किस क्लाइंट का कितना ईएलएसएस हुआ। तो जिनका हुआ वो आप सॉर्ट कर सकते हो, इनका हुआ है ये लिस्ट। बट ये ऐसे जीरो वाले क्लाइंट है जिन्होंने लास्ट फाइनेंशियल लास्ट टू लास्ट में किया था बट इस साल नहीं किया है। ऐसे भी कुछ ऐसे क्लाइंट है, इनको आप अप्रोच कर सकते हो इस फाइनेंशियल के लिए। ठीक है, तो दोनों डेटा मिल गया आपको, जिन्होंने किया वो भी दिख गया और जिन्होंने इस फाइनेंशियल नहीं किया लेकिन पहले किया था, तो आप इनको भी अप्रोच कर सकते हो। बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट भी बन जाती है आपके लिए। ओके, लेकिन मुझे उसको एक क्लाइंट वाइज पीडीएफ रिपोर्ट देना है क्लाइंट को देना है तो वो अलग चीज हो गया कि सर। ये तारीख से लेट्स ये से किस तारीख का क्लाइंट को देना है, ईएलएसएस। कोई भी क्लाइंट का एग्जांपल बता दो। संजय जी का ले ले, अनिकेत हाँ, अनिकेत। ले लीजिए, कोई बात। तो अनिकेत आपको क्या धामी। करना है सर, जिस क्लाइंट को देना है निकालना है तो अनिकेत जी का यहाँ पे नाम डालना है। ठीक है, आ गया फर्स्ट। और इसके ट्रांजेक्शन वाले में ऑप्शन में जाना है, गो टू रिपोर्ट करना है। अब आपको ओके, ईएलएसएस ही देना है तो सिर्फ ईएलएसएस फिल्टर लगा लेना है यहाँ पे। अब पीरियड क्या चाहिए वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। एग्जाम्पल के लिए क्या ले लूँ सर, पीरियड 1 अप्रैल ले लूँ। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ ले लीजिए, कोई बात हाँ, तो नहीं। हाँ 1 अप्रैल से लिया। हाँ, आ और रही आ रही। हाँ, और मैंने पीडीएफ पे क्लिक कर दिया। ओके, अब आप देखोगे ये वही स्कीम आ रही है जो ईएलएसएस वाली है। तो ये मेरा ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट बन गया कि इस पीरियड में मैंने कितना इन्वेस्ट किया ये ईएलएसएस स्कीम में। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा सर। ओके। हेलो। हाँ जी सर, तो ये अच्छा, क्लियर हो गया। इसमें, हाँ ये क्लियर हो गया। बोलिए नेक्स्ट क्वेरी। इसमें काउंट करना पड़ेगा ना? काउंट मतलब सर? अमाउंट जो है ना वो, ये कस्टमर को काउंट करना पड़ेगा कि कितना हुआ उसका। हाँ, इसमें क्या हो रहा है सर कि हम आपको इस पीरियड में कितना ट्रांजेक्शन किया वो 2 डेट आ गई, उससे पहले का जो था वो अमाउंट आ गया, और उसका मार्केट वैल्यू अभी का क्या है स्कीम का वो हाँ, कल दिख रहा है यहाँ पे मार्केट वैल्यू। यस। तो वो देख सकता है। ठीक है, ओके, तो इसमें मेरा 71,000 का मार्केट वैल्यू, और उसमें मेरा दूसरे वाले में पराग पारे को मेरा 1,15,000 है। ओके। क्लियर हो गया? तो ये एक तो ये हो गया ईएलएसएस का। बट कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं कि वो पूरा मतलब सभी
जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में पूरा स्टेटमेंट चाहते हैं, हाँ तो आपको ईएलएसपी फिल्टर नहीं लगाना है, डायरेक्ट फ्रॉम डे टू डेट है ना ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट दे सकते हो। ठीक है, बराबर। और बताइए सर नेक्स्ट क्वेरी। दूसरा है मेरा जो ये आपने कैन की फाइल मेरी देखी थी, फिर आपको मैंने भेजी थी वो। का फाइल सर, और हम जो कैंपेन करते हैं उसमें मैं कोई कस्टमाइज्ड कैंपेन नहीं लगा सकता हूँ, लाइक मुझे ईएलएसएस के लिए ऐसे ईएलएसएस के लिए मेल करना है सबको। उसका कैंपेन का टेम्पलेट आपको क्रिएट करना पड़ेगा सर। ओके, टेम्पलेट क्रिएट करके उसका कंटेंट आपको क्रिएट करना है, और वो फिर आप अपने हिसाब से भेज सकते हो बल्क में सभी क्लाइंटों को, क्रिएट कैंपेन ओके। टेम्पलेट। ये आपने शायद रिजेक्टेड वाला डेटा दिया है मुझे, और बहुत मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें जो रीजन देखो दिखा सर, रहा है वो समझ में मैं नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ आपको, देखो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ इसमें क्या हुआ है, रीजन फॉर रिजेक्शन ये आया है, क्लाइंट नॉट फाउंड इन आवर डेटाबेस। डीबी मतलब डेटाबेस। हाँ अब मतलब इसका क्या हुआ सर, इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये कि आपने ऐसे क्लाइंट का कैन डेटा डाला है जिनका नाम हमारे क्लाइंट लिस्ट में नहीं है, पहला सिनेरियो। तो वो ओके क्लाइंटों को हम डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं। तो वैसे मतलब इन शॉर्ट ऐसे क्लाइंट हो गए जिनका यूसीसी बना के आपने सॉरी कैन बना के छोड़ दिया, आज तक ट्रांजेक्शन नहीं कराया, तो वो क्लाइंट को आपको पहले क्रिएट ओके करना पड़ेगा, और तभी उसका कैन डेटा मैप होगा, लोड होगा। ठीक है। और दूसरा सिनेरियो, ओके अगर एग्जिस्टिंग का रिजेक्ट हुआ है तो इसका मतलब ये है कि कैन में जो नाम है और यहाँ पे जो क्लाइंट लिस्ट में नाम है उसमें नाम और पैन में कहीं ना कहीं डिफरेंट है, बराबर तो ये रिजेक्ट होता है। तो नाम और पैन में कुछ डिफरेंट है, या फिर वो क्लाइंट हमारी लिस्ट में नहीं है, बराबर। नहीं तो वो डेटा बाकी का लोड हो जाता है। और हम ओके देखेंगे तो अब यहाँ पे 50 कैन आपके दिख रहे हैं। हाँ ठीक है, तो आपको वो लोड करना पड़ेगा बाकी का। तो मुझे इंडिविजुअल का देख के वो देखिए, करना पड़ेगा। हाँ क्लाइंट का नाम और पैन के हिसाब से क्लाइंट क्रिएट करने पड़ेंगे, और फिर आपको एमएफयू का कैन का डेटा लोड करना हो तो हो जाएगा, 100% होगा फिर वो। ओके, मतलब मुझे यहाँ से वो क्रिएट न्यू इन्वेस्टर में जाके इंडिविजुअल का वो बनाना, प्रोफाइल बना देना है, और बाद में बाकी की डिटेल वो कैन से ले लेगा। वो ले लेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ नाम और पैन, ये दो चीज डालनी है आपको, ओके, ताकि वो और ले इसके बाकी। लिए इसके लिए बल्क का कोई ऑप्शन नहीं है, न्यू इन्वेस्टर क्लाइंट क्रिएट करने क्रिएशन का? बल्क में नहीं हो पाएगा, वो आपको मैनुअली एक ही करके करना पड़ेगा। वही ओके एक्सेल से कॉपी पेस्ट करते जाओ नाम और पैन। ओके। अच्छा, अभी ये दूसरा था मेरा कि ये जो कैन क्रिएशन का ऑप्शन है एमएफयू में, हाँ, तो उसमें मैंने ट्राई किया था, तो उसमें एक्टिवेट कैन करके एक ऑप्शन था, वो क्या है? यहाँ पे ये डिलीट प्रोफाइल अभी जो आया ना एक्शंस हाँ, में, वहां पे उसके ऊपर एक्टिवेट कैन आता है, इनकम्प्लीट कैन के अंदर हम जाते हैं तब आता है वो। जो इनकम्प्लीट होता अच्छा। है उसमें वो उसमें एक्शन दिखाता है। उसमें उसमें ना सर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलता है वो। ओके मतलब मान लो आप कैन क्रिएट कर रहे थे, बट आपके पास कैन क्रिएट करते करते फटका सब आपके पास इंफॉर्मेशन था, बट क्लाइंट का पैन कार्ड और ये नहीं था आपके पास ओके डॉक्यूमेंट, कैंसिल ओके चेक, तो आपने वहां पे स्टॉप कर दिया, तो वो आपको इनकम्प्लीट कैन में दिखेगा।
क्योंकि पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है, और बराबर। एक्शन में जाके आप बाकी के डॉक्यूमेंट लोड करके वो फिर आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, और सेम जैसे मैं एमएफयू की वेबसाइट पे कैन क्रिएट करता हूँ तो उसमें जैसी प्रोसीजर है कि वो लोग अप्रूव करते हैं, वेरीफाई करते हैं, वो सब करते हैं, वो वैसे इस पे प्रोसेस भी सेम ऐसा ही ही रहेगा? रहने, हाँ प्रोसेस सेम ही रहने वाला है जो एमएफयू का है। ओके। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि सपोज ये तो हमारी अभी इनिशियल की ट्रेनिंग है, मुझे रूटीन में जो हेल्प चाहिए, सपोज कोई डेटा मिसमैच है तो मुझे यहाँ पे हेल्प पे जाके वो रिक्वेस्ट डालना है, सही है ना? करेक्ट सर, जो भी क्वेरी डाउट आते हैं आपको, या तो हेल्प में जाके रिक्वेस्ट आ सकते हैं, या अलग से हमारा मेल आईडी है support@investwellonline.com। ओके। जो भी क्वेरी है वो कंसर्न टीम आपको रिवर्ट करके आपको सोल्यूशन देगी उस चीज का, डेटा रिलेटेड हो गया या कोई और भी क्वेरी जनरल हो गई। ठीक है। ओके, और दूसरा मेरा था कि मेरा बीएससी का डेटा है, हाँ यूसीसी, ओके। तो वो मुझे मैंने ट्राई किया, वो कौन से फॉर्मेट में वो लेगा सिस्टम? टेक्स्ट फॉर्मेट में लेगा सर, TEXT। टेक्स्ट फॉर्मेट? हाँ TEXT टेक्स्ट। अच्छा। बट उससे पहले आपको बीएससी का एपीआई डालना पड़ेगा। अभी जो आपने डाला है वो बीएससी का नॉर्मल क्रेडेंशियल डाला है, जो कि बीएससी की वेबसाइट में आप लॉगिन करते हो वही यूजर ने पासवर्ड डाला है। हाँ एपीआई वही का डाला यूजर है, ने पासवर्ड अलग होता है, तो वो मुझे मांगना पड़ेगा उस वो आपको बीएससी? बीएससी से मांगना पड़ेगा। उसके लिए बीएससी का एक एपीआई फॉर्म होता है, ओके। वो एपीआई फॉर्म आपको बीएससी को भर के देना पड़ता है। एपीआई फॉर्म अच्छा, है आपके पास? वो एक बार शायद भरा था मैंने एक कंपनी के लिए। हाँ तो वही फॉर्म आपको भरना है और उसको बीएससी को देना है। ओके। ठीक है? मैं आपको शेयर कर दूंगा, अगर नहीं मिल पाया आपको तो मुझे एक रिमाइंडर डाल देना, मैं दोबारा भेज दूंगा। ठीक है। श्योर श्योर। देखो ये भी आप यूज कर सकते हो, बट हम ये रिकमेंड नहीं करते सर, क्योंकि ये हर 15 दिन में इसका पासवर्ड एक्सपायर होता है, एपीआई का पासवर्ड एक्सपायर नहीं होता है, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको फिर आगे जाके। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, समझ गया है। आप कंटिन्यू तो करें फिर मेरे सर आज की ट्रेनिंग। हाँ हाँ, अभी कंटिन्यू करते हैं, यस। हाँ, सिर्फ एक मिनट दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, कंटिन्यू करते हैं। तो सर आप मुझे बताइए कि आपने, ये क्लाइंट का लॉगिन है, ये रिपोर्ट्स हम क्लाइंट के लॉगिन में दिखाते हैं, सारी रिपोर्ट आपने देखी? हाँ ऑलमोस्ट देख लिया मैंने। हाँ। ऐसा कुछ लग रहा है कि इनमें से कोई ऐसी रिपोर्ट है जो आपको नहीं पता है? नहीं नहीं, डेट आई वो तो मैं समझ गया क्या है उसमें। ओके। बाकी सर इसमें वैल्यूएशन में ना थोड़ा 2-3 चीजें डिफरेंट है। ओके। डिफरेंट इन द सेंस, जब आप पीडीएफ ऑप्शन लेते हो ना, हाँ। तो इसमें आपको ग्रुप पाई में टोटल 10 फिल्टर मिलते हैं। ओके। इसमें क्या होता है सर कि जो पहला फिल्टर है ये समरी रिपोर्ट देता है, हाँ। और ये जो नेक्स्ट फिल्टर है ट्रांजेक्शन, तो जिसमें आप ट्रांजेक्शन लोगे उसमें आपको डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगी। बराबर। कुछ क्लाइंट बोलते हैं कि मुझे डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ रिपोर्ट चाहिए, तो आप हाँ हाँ ट्रांजेक्शन वाला ग्रुप आए लो तो डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखेगी। बट हमने क्या किया सर, एसआईपी की वजह से रिपोर्ट की लेंथ ना बढ़े, तो हमने सारी एसआईपी को क्लब कर दिया, मर्ज कर दिया एक सिंगल कॉलम है, तो एसआईपी की डेट नहीं आएगी। अच्छा। बट अगेन कुछ क्लाइंट एसआईपी की डेट मांगते हैं तो उसको अनटिक करना पड़ेगा आपको, बराबर। तब एसआईपी की डेट आएगी। ओके। ठीक है। और मतलब इसमें कैसे कि जो फिल्टर आप लोगे ना उस हिसाब से प्रेजेंटेशन जनरेट होता है उस रिपोर्ट का। तो यहाँ आप पे क्या करो, हाँ एक एक बताइए। फिल्टर लेके आप बाकी ऑप्शन जो नहीं दिखाना चाहते हो तो उस हिसाब से टिक अनटिक करके एक बार रिपोर्ट अप्लाई करके देखिएगा, और जो ओके। फिल्टर आपको सही लगता है उसके लिए फिर सेव सेटिंग कर दो। अगर आप किसी एक क्लाइंट के अंदर सेव सेटिंग करते हो टिक ओके। अनटिक करके, तो ये सभी क्लाइंटों के लिए स्टैंडर्ड सेटिंग क्रिएट हो जाती है डिफॉल्ट, और ये ओके। सेव सेटिंग ऑप्शन सिर्फ हम आपको देते हैं, बाकी किसी को नहीं देते हैं। बराबर। ठीक है। और सेम इसी तरह से अगर मुझे उसमें कुछ वापस चेंज करना है तो वापस सेम प्रोसीजर करना है? सेम करके फिर सेव सेटिंग कर देना है।
ओके, और ये तभी सेंड ऑन print- व्हाट्सएप भी है? हाँ, आप रिपोर्ट को ईमेल भी भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। ओके। और दूसरा बाकी सर ये वैल्यूएशन कैसे होता है, ये आपकी करंट इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट होती है, जिसमें जो पार्शियल रिडम्पशन और फुल रिडम्पशन है वो नहीं दिखाते हैं, जबकि समरी में हम दोनों दिखाते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट और जो रिडम्पशन हुआ है दोनों। ठीक है। ओके, बराबर। और समरी में कैसा है सर, समरी और परफॉर्मेंस जो लास्ट रिपोर्ट है यहाँ पे, ये दोनों भी हाँ। काफी सिमिलर है। सिमिलर इसलिए है कि यहाँ पे देखो स्विच आउट इसमें हुआ है, स्विच आउट करने में जो गेन हुआ क्लाइंट को वो 219 का हुआ, और जो मेरी ओके, आज की करंट इन्वेस्टमेंट उसका जो गेन है वो ये गेन अनरियलाइज। तो सब वो इसमें क्या होते अनरियलाइज। हैं, हाँ ये करंट इन्वेस्टमेंट गेन अनरियलाइज, और ये मेरा आउट करने से रिडम्पशन करने पे क्या गेन हुआ, वो स्कीम से मैंने स्विच आउट किया ना, तो एक स्कीम से स्विच आउट किया दूसरी स्कीम में स्विच इन हुआ रहेगा। हाँ। तो उस स्कीम में जैसे ही इसमें आपका पराग पारी लिक्विड में आपको स्विच आउट किया था 30,219 का, हाँ। जबकि इन्वेस्टमेंट 30,000 का था, तो 219 आपका गेन हो गया ना, हाँ। किसका, लिक्विड का। तो ये आपका हाँ, वो रियलाइज समझ गेन गया। बन गया। अब सर कुछ यस। ऐसे क्लाइंट होते हैं जो आपसे समझना चाहते हो कि मैंने आपकी कंपनी के थ्रू टोटल गेन अब तक कितना बनाया है, तो ओके। रियलाइज प्लस अनरियलाइज आपका टोटल गेन बनता है सिंस इंसेप्शन, जो कि पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस में दिखाते हैं हम। अच्छा। तो समरी और परफॉर्मेंस काफी सिमिलर है, उसमें भी परचेज, स्विच इन, स्विच आउट, रिडम्पशन सब दिखता है, इनफ्लो आउटफ्लो। फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों गेन को हमने क्लब कर दिया, टोटल गेन बता रहे 84,746। ओके। इसमें जो 200 और रुपए का गेन है ना वो यहाँ पे ऐड हो गया। बराबर। ठीक है, तो वो 746 दिख रहा था, और ये हम अगर देखें तो 84,521 को 219 से प्लस किया तो 746 हो गया वो। ये ओके, क्लियर है इतना? या क्लियर है। ग्रेट। बाकी सर कैपिटल गेन रियलाइज क्यों लगता है वो आपको पता ही होगा। हाँ, वो पता है, वो मैंने देख लिया, रिपोर्ट भी दे दी है एक दो लोगों को। ग्रेट। तो हम बाकी का गोल प्लानर आपने देखा सर? नहीं, वो नहीं देखा अभी देखो तक। कोई पर्टिकुलर कोई क्लाइंट किसी गोल के कोई पर्पस होता है गोल, ओके। तो पर्पस के लिए इन्वेस्ट करता है, तो वो पर्पस जो गोल होता है वो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे कि ओके। रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहा है वो, एजुकेशन, अपने सन या डॉटर के मैरिज के लिए, या वेकेशन, होम, व्हीकल, तो डिफरेंट डिफरेंट गोल बना सकता है क्लाइंट। बराबर। तो इसका मैं एक ओवरव्यू दे दूं या आप चाह रहे हो कि मैं गोल बना के दिखाऊं? नहीं नहीं, सिर्फ ओवरव्यू दे दीजिए, आई विल गो थ्रू इट। ग्रेट, ओके सर। सो बेसिकली लेट्स से एग्जांपल, क्लाइंट को एक एजुकेशन के लिए चाहिए आप 50,000, लेट्स से हाँ। 50 लाख चाहिए फॉर एग्जांपल, हाँ। 50 लाख चाहिए एजुकेशन के लिए, और 10 साल बचे उसके एजुकेशन के लिए, बच्चे के लिए। ठीक है, तो आज के हिसाब से इन्फ्लेशन पकड़ के मैं 50 लाख बोल रहा हूँ सर। ठीक है, हाँ, समझ गया। तो मैप एसेट में जाके मान लो उस क्लाइंट का ऑलरेडी आपके साथ 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो वो हाँ। आपने 5 लाख के उसके गोल के साथ मैप कर दिया एजुकेशन से। तो गोल स्टेटस में क्या दिखाएगा कि आपका 10 साल बचा है, फ्यूचर कॉस्ट आपकी 50 लाख है, स्टेटस आपका गोल अचीव नहीं हुआ है, और आपने एलोकेटेड अमाउंट कितना किया है, 5 लाख। तो अभी आपने एलोकेट अमाउंट जो किया है 5 लाख, 10 साल बचे हैं, तो 10 साल में वो ग्रो के वो 5 लाख 10 लाख भी बन सकता है, या 20 लाख भी बन सकता है, डिपेंड करता है रिटर्न पे। ठीक है, और ओके। एक्सपेक्टेड रिटर्न आप डाल सकते हो कि वो 5 लाख कितने परसेंट से ग्रो होगा, 10% से या 12% से। तो लेट्स से वो 5 लाख बराबर। मेरा 10 लाख बन गया, तो हाँ। प्रोजेक्टेड वैल्यू माइनस फ्यूचर कॉस्ट आपका शॉर्टफॉल बनेगा। तो 50 लाख माइनस 10 लाख आपका 40 लाख का शॉर्टफॉल हो गया। तो ओके। 40 लाख का शॉर्टफॉल को अचीव करने के लिए कितना लमसम और एसआईपी करना है वो बताता सॉफ्टवेयर। अच्छा, अभी यहाँ पे मैप एसेट में हमने अभी गए थे ना, हाँ, तो अभी उसके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। एक्चुअली सर जब हम गोल सेलेक्ट करेंगे ना तब वो इन्वेस्टमेंट दिखाएगा। क्या वो सब बाद में आ जाएगा वो? हाँ, ये जब हम गोल डिफाइन करेंगे ना फिर मैप एसेट में जाएंगे तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट सब दिखाएगा वो। ओके ओके, चलो ठीक है। बाकी माय डॉक्यूमेंट में तो क्लाइंट के डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे, सिंपल है सर, आधार कार्ड, अच्छा, पैन अभी कार्ड, सब। बोलो। मैंने इसमें डाला है इंश्योरेंस पॉलिसी। हाँ, इसी क्लाइंट का या किसी और का? नहीं, इसी का भी डाला है, बहुत सारे का डाला है। अभी मेरा एक क्वेश्चन इसमें इंश्योरेंस में ऐसा है कि क्लाइंट की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें इंश्योरेंस की डिटेल आती है, लेकिन पॉलिसी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है। मोबाइल ऐप में? हाँ, मोबाइल ऐप में। ओके,
ये एक बार मैं देख लेता हूँ सर। बाकी जो इंश्योरेंस का अगर आप यहाँ पे देखते हो एग्जाम्पल के लिए, किस क्लाइंट का आपने इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट लोड किया है? इंश्योरेंस में जाइए ना आप, इधर ही इंश्योरेंस में जाता हूँ, देख जनरल एग्जाम्पल जनरल इंश्योरेंस, नहीं जनरल इंश्योरेंस कर दीजिए। जनरल, ये क्लाइंट ले लूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे मैं हाँ देख रहा हूँ यहाँ पे आपने इनका डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, तो ये डाउनलोड भी यहाँ से हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो सेम चीज मोबाइल ऐप में दिखती नहीं है। मोबाइल ऐप में नहीं दिखते ना, सिर्फ इंश्योरेंस का डिटेल दिखता है, पॉलिसी डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो। यस यस ये यस। अभी नहीं रहेगा, इसमें आपको सजेशन में देना होगा। बाकी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। ओके। बट ये कि वेब के थ्रू क्लाइंट वो डाउनलोड कर सकता है सर, ऐप के हाँ थ्रू। वो तो मैं समझ गया, क्योंकि क्लाइंट के पोर्टल में से जाके ही मैंने अपलोड किया है सब। अच्छा ठीक है। इसमें एक और चीज है सर, क्लाइंट के लॉगिन में जो हम अलग दे रहे हैं, एक और चीज दे रहे हैं कि हाँ क्लाइंट अपना लास्ट 4 महीने के बेसिस पे जो एसआईपी एक्चुअल में हिट हुई है, उसके बेसिस पे हमने उसकी एसआईपी समरी बना दी है। इससे हाँ वो क्लाइंट को देख अपना, लिया। हाँ ये देख लेना, ठीक है। इसमें इसमें एक मिनट, इसमें है ना क्लाइंट का जो लॉगिन है, हाँ जैसा मेरे वहां पे आपने एसआईपी बुक दिखाया था ना, हाँ, वैसा क्लाइंट का उसको डेट वाइज दिखना है तो कहीं भी ऑप्शन नहीं है शायद। क्लाइंट को नहीं मिलता है, क्लाइंट का लॉजिक हमने अलग रखा है। क्लाइंट को हम जो एसआईपी समरी दिखाते हैं बुक साइज, वो लास्ट 4 महीने के बेसिस पे दिखाते हैं, जो कि एक्चुअल ट्रांजेक्शन हिट हुआ है। हाँ, पर उसको डेट ऑफ डिडक्शन अगर जानना है तो वो ऑप्शन नहीं है उसके वो पास। आप नहीं, क्लाइंट के पास नहीं है, वो आप शेयर कर सकते हो उसको बाद में अलग ओके। से, सिप माइनिंग से। क्योंकि सिप माइनिंग का सोर्स ऑफ डेटा अलग होता है सर, और क्लाइंट को जो हम दिखा रहे हैं वो उसका सोर्स ऑफ डेटा ट्रांजेक्शन है, आपका ये सोर्स ऑफ डेटा मास्टर है, ठीक है। समझ गया। आई थिंक क्लाइंट के लॉगिन का तो सिंपल, आपको सब चीजें समझ में आ गई है। मैं आपके ही लॉगिन में दोबारा आ जाता हूँ, ठीक है। इसमें सर हम बिजनेस एनालिटिक्स ही डिस्कस कर लेते हैं। हाँ तो बिजनेस एनालिटिक्स में मैंने आपको एसआईपी माइनिंग तो आपको, आपने पूछा ही था मुझसे, करेंटली रनिंग कितनी चल रही है, बुक साइज टोटल। इसमें एक और चीज को मैं हाईलाइट करूंगा सर, यस कि यस। एक यहाँ पे एक कॉलम है लास्ट ट्रांजेक्शन डेट का, इसको आपको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने से जो रीसेंट ट्रांजेक्शन उस पोलियो में हिट हुए वो तो पता चलते हैं, ओके और इसमें आपका मेन है कि जिसको दोबारा सॉर्ट करने से जो लास्ट ट्रांजेक्शन पुरानी डेट है, जैसे जुलाई वाले है, ओके आपको ऐसे केसेस को, दैट मीन जुलाई, दैट मीन ये 3 महीने से एसआईपी हिट नहीं हुई है, और जो 3 महीने से हिट नहीं होती है वो एक तरह से बंद हो जाती है। यू आर गेटिंग ओके सर? तो ऐसी एसआईपी जो आपको लगता है बंद हो चुकी है, जो जुलाई वाले केसेस है, उनको आपको सेलेक्ट करना है और चूज एक्शन में जाके इसको अपडेट सीज डेट देके जुलाई की या पुरानी कोई डेट डाल के इसको क्लोज कर देना है, ताकि ये काउंट एसआईपी के आपके टोटल साइज में काउंट ना हो। ओके, ये करेक्ट डेटा हमको दिखे आगे डैशबोर्ड पे। करेक्ट डेटा आपको दिखे, इसकी वजह से ही आपको एक्शन लेना होगा सर, दैट्स वेरी गुड, आई गॉट इट। ठीक है। दूसरा, बाकी और भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। करंटली रनिंग क्या, फोर्थ कमिंग इंस्टॉलमेंट, आज से वाले 3 दिन 5 दिन में कितनी एसआईपी हिट होगी। प्री मैच्योरिटी टर्मिनेट का मतलब समय से पहले कितनी एसआईपी बंद हो गई। ओके। जो समय पे बंद होती है वो एक्सपायर्ड बोलते हैं उसको। और ड्यू फॉर मैच्योरिटी मतलब जिसकी एंड डेट नजदीक आ रही है। प्रोक्योर का मतलब होता है कितनी फ्रेश नई एसआईपी अपने पर्टिकुलर पीरियड में शुरू की, ओके ठीक है। तो ये तो हो गया सब आपका एसआईपी माइनिंग। वैसे ही आप एसटीपी भी देख सकते हो, एसडब्ल्यूपी का भी डेटा देख सकते हो। ओके। इसके अलावा एक और एसआईपी रिलेटेड रिपोर्ट देते हैं हम आपको, वो है मिसिंग सिप। मिसिंग सिप आपको बाउंस वाले केस बताता है। अब बाउंस में देखो कुछ है, ये जो जुलाई वाले ये भी आ रहे हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो इनको आप क्लोज कर सकते हो, ठीक है। या डेट आई विल डू। नेक्स्ट है सर आपका एयूएम रिपोर्ट, तो आपको पता ही होगी हाँ कि फंड वाइज आपको कौन से फंड में कितना एयूएम है वो आपको पता चलता है। फंड पे क्लिक, इसको आप सॉर्ट कर सकते हो। सॉर्ट ओके। मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग हो गया, तो आपका हाँ सबसे ज्यादा एयूएम पराग पारिक में है। या पराग पारिक में क्लिक किया तो ये आपको स्कीम वाइज एयूएम मिल जाता है। ओके स्कीम वाइज में फ्लैक्सी कैप में आपका सबसे ज्यादा है, तो फ्लैक्सी कैप में क्लिक करते हो तो आपको क्लाइंट की लिस्ट मिलती है जिन्होंने फ्लैक्सी कैप में इन्वेस्ट किया पराग पारिक के, ओके। और कितना एयूएम है उनका वो पता चलता है। या फिर आप डायरेक्टली क्लाइंट वाइज फिल्टर भी लगा सकते हो कि मेरे कौन से क्लाइंट से कितना एयूएम है। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट आपका कैश फ्लो।
कैश फ्लो आपको बताता है कि पर्टिकुलर पीरियड मतलब फ्रॉम डेट टू डेट आप डालिए, उस पीरियड में आपने कितना नया इन्वेस्ट किया, कितना स्विच इन हुआ, कितना स्विच आउट हुआ, कितना रिडम्पशन हुआ। तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो आपका नेट बिजनेस कितना रहा पर्टिकुलर पीरियड में। तो आप ओके, अपने हिसाब से देख सकते हो फंड वाइज, स्कीम वाइज या क्लाइंट वाइज भी। बराबर। तुम कैटेगरी फिल्टर भी लगा सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलर्ट आपको मिलते हैं, जैसे कि कितने ऐसे क्लाइंट है जिनका एसआईपी आने वाला है, हिट होने वाला है 3 दिन 5 दिन या 3 दिन 7 दिन या 15 दिन में। बराबर। मैच्योरिटी इंश्योरेंस रिन्यूअल आ रहा है, जैसे आपने इंश्योरेंस का डेटा डाला ही है, तो किनका आने वाले 30 दिन या 45 दिन में इंश्योरेंस रिन्यूअल आ रहा है वो पता चलता है। एंड बर्थडे वाला, तो ये जो अलर्ट आपको मिल रहा है अलर्ट रिपोर्ट में, सेम हाँ। अलर्ट आप चाहते हो क्लाइंट को भी उसके पास जाए ईमेल के थ्रू, तो सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन होता है अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन। मैं देख रहा हूँ आपने ऑलरेडी इसको एक्टिवेट किया हुआ है। हाँ, वो कर दिया। तो अकॉर्डिंगली ये अलर्ट मेल जाएगा और डिपेंड करता है कि ईमेल कॉन्फ़िगरेशन पे है, और आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे आपने कॉन्फ़िगर कर ही ली है, यस यस। तो इसी मेल आईडी से जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी एक्सपोजर। सिक्योरिटी एक्सपोजर ये एक एनालिसिस रिपोर्ट है सर। ओके। एनालिसिस इसलिए कि मान लो आपको लगता है कि टाटा पावर एक स्टॉक है जो काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला है आने वाले समय में। अच्छा। तो कौन सी ऐसी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है जिनके पास सबसे ज्यादा टाटा पावर की होल्डिंग है। जैसे बराबर। फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड स्कीम है जिसका टोटल स्कीम का कॉर्पस इतना है, और उसमें से 5.11 उसके पास टाटा पावर की होल्डिंग है। अच्छा। तो तो इसमें आप देख सकते हो कौन सी स्कीम है। That you can use for research. रिसर्च करेक्ट। एंड वाइस वर्सा भी देख सकते हो कि मेरे कितने ऐसे क्लाइंट है जो ऑलरेडी इस स्टॉक में सबसे ज्यादा होल्डिंग लेके बैठे हैं। बराबर। देखो अगर कोई स्टॉक परफॉर्म कर रहा है तो कौन सी स्कीम है वो आपने देख लिया, बट स्टॉक अंडर परफॉर्म भी कर सकता है। तो मेरे क्लाइंट का पोर्टफोलियो मैक्सिमम होल्डिंग उस स्टॉक में अगर है तो वो आप देख सकते हो, क्योंकि वो तो ये यहाँ पे ये affect करेगा। एक्सपोजर अमाउंट भी दिखा रहा है कि इस स्टॉक में इतना है। वाओ, दिस इज अ वेरी गुड फंडा। So it's a good report to analyze it, sir. Okay. या। नेक्स्ट आपका चेंज ऑफ ब्रोकर रिपोर्ट है। चेंज ऑफ ब्रोकर ट्रांसफर इन वो केस हो गए जो दूसरे आरएन से आपके आरएन में आए, एंड ओके। ट्रांसफर आउट वो हो गए जो आपके आरएन से कहीं और चले गए हैं। बराबर। ठीक है, पीरियड आप वहां पे लोगे तो आपको डेटा अकॉर्डिंगली दिख जाएगा उस पीरियड का। हम्म। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है ये भी काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है सर। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये जो डैशबोर्ड पे टोटल एईएम है आपका 1 CR 85 का, ये आपका डे टू डे बेसिस पे चेंज होता है। हाँ। अब ये चेंज क्यों हो रहा है, इसके पीछे दो इम्पैक्ट होते हैं, एक तो आपका कंट्रीब्यूशन और दूसरा मार्केट का कंट्रीब्यूशन। यस यस लेट्स यस। से अभी हमने एक दिन का तो नहीं लिया है, हमने 1 महीने का पीरियड लिया है, आप पूरा साल का भी ले सकते हो। तो ओके। 14 नवंबर से पहले जो एईएम था आपका वो ये था, 14 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में आपका जो कंट्रीब्यूशन था वो 19 लाख का था, जिसमें से 6 लाख का रिडम्पशन हुआ, 6,98,000। तो आपका नेट कंट्रीब्यूशन 12,74 था पिछले एक महीने में, अच्छा। जिसकी वजह से आपका एयूम 172 से 185 बढ़ गया। लेकिन उसी जगह मार्केट 25,000 से पिछले एक महीने में डाउन हुआ, तो ये थोड़ा फिर उस हिसाब से कम हो गया एक्चुअल अच्छा। तो ये जो एक्चुअल क्लोजिंग 185 आप देख रहे हो, इसके पीछे आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा है टू मार्केट पिछले एक महीने में। अच्छा। ये बट अगर हम ओवरऑल देखें तो मार्केट डाउन होने से फिर भी एक एडलवाइज फंड ये है कि फिर भी इसका पॉजिटिव रहा इम्पैक्ट। इवन पराग पारिक भी पॉजिटिव रहा बराबर। बाकी कंपेयर टू अदर फंड। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए गुड रिपोर्ट। राइट सर। सो इवन आप इसको कैटेगरी वाइज देख सकते हो कि किस कैटेगरी में मार्केट का इम्पैक्ट ज्यादा नेगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव जा रहा है। अच्छा। ठीक है, तो आप कैटेगरी वाइज भी एनालाइज कर सकते हो, which will be a good analysis report, sir. Next is आपका SIP business report. So even Okay. SIP also play an important role in your business. तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि पिछले एक महीने में आपने कितनी नई SIP शुरू की, और ऐसा तो नहीं उससे ज्यादा बंद हो गई। अच्छा। प्लस माइनस सीज आपका नेट चेंज कितना रहा, तो नेट चेंज आपका रहा 90,000, तो आपके ओपनिंग के साथ प्लस करके आपका क्लोजिंग बना दिया आपने। ठीक है, बराबर। नेक्स्ट है आपका वेरिएंस इन एलोकेशन। ये एक एनालिसिस रिपोर्ट है सर। अभी सॉफ्टवेयर ने क्या किया है, सभी क्लाइंटों को एक टारगेट एलोकेशन दिया है
कि इन सब क्लाइंट को हमें 50% इक्विटी में इन्वेस्ट करवाना है, 50% डेट में करवाना है। ये डिफॉल्ट है। ये डिफॉल्ट है 50-50, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन द ईच क्लाइंट रिस्क प्रोफाइल, आप हर क्लाइंट का चेंज कर सकते हो। ओके कैसे चेंज करना है उसके लिए आपको क्लाइंट के लॉगिन, सॉरी क्लाइंट नहीं, क्लाइंट मेन्यू में जाना है सर। क्लाइंट मेन्यू में जिस क्लाइंट का चेंज करना है, लेट्स से आपको पहले क्लाइंट का ही चेंज करना है, उसके नाम पे क्लिक करना है, देन में एडिट प्रोफाइल में जाना है, और एडिट प्रोफाइल में हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपको अकाउंट डिटेल। अकाउंट Okay. डिटेल में यहाँ पे पूछा है टारगेट एलोकेशन। ओके जो आप इक्विटी डेट डालोगे उसके हिसाब से ही उसका एक्चुअल चल रहा है, कुछ और चल रहा है, वो यहाँ पे पता चलेगा। ओके लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी जो 95 चल रहा है, दैट मींस अभी इक्विटी ज्यादा हो गया 45% से, क्योंकि 50 डिसाइड किया था। हाँ हाँ तो इक्विटी ज्यादा हो गया तो सिस्टम ने 2 ऑप्शन दिए है कि जो हमने डिसाइड किया उसको बैलेंस आउट करने के लिए या तो इक्विटी से डेट में स्विच करो, इक्विटी ओके ज्यादा है, या फिर नया फ्रेश इन्वेस्ट कराओ डेट में इतने अमाउंट का, सो दैट ये 50-50 हो जाए। ठीक है। इंटरेस्टिंग To rebalance the portfolio of the client, there are 2 actions which a system has given. You can take either one. राइट Next is a redemption simulation. ये भी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है सर। जो क्लाइंट मार्केट डाउन पैनिक होने से पैसा निकाल लेते हैं उनको आप बता सकते हैं कि अगर आप पैसा नहीं निकालते तो आज उस पैसे की क्या वैल्यू होती। बराबर। तो कोई एक क्लाइंट है जिनका कुछ हुआ है, इवन रिडम्पशन है, स्विच आउट, कुछ भी एक बता सकते हैं। सुरेश लाल। सुरेश लाल। तो सुरेश जी का पिछले 1 साल में उन्होंने 55,000 का उनका परचेज था, ये स्कीम से रिडम्पशन किया था, जो कि 1 लाख का उनको हुआ। हाँ। अभी वो नहीं, तभी उनको गेन हुआ था 44,000 का, बट वो नहीं निकालते तो आज उस पैसे की वैल्यू जो इतनी हो जाती थी 1,04,000। दैट मीन्स आज की डेट में उसको और 4,000 का एडिशनल गेन होता। तो तभी का एक्स्ट्रा रिटर्न और अभी का एक्स्ट्रा रिटर्न। ठीक है। तो ये रिपोर्ट डाउनलोड नहीं हो सकते? ये डाउनलोड हो जाएगी सर इसको, बट एक्सेलएस में आप ले सकते हो डाउनलोड करके। ओके 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 ठीक। ओके, तो ये आप स्कीम वाइज निकाल सकते हो या ट्रांजेक्शन डेट वाइज भी निकाल सकते हो। यस यस गॉट इट। नेक्स्ट इज अ इनएक्टिव क्लाइंट रिपोर्ट विच इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट, जिसमें आप देख सकते हो कि कितना ऐसे क्लाइंट है जिन्होंने कुछ समय से आपको नया बिजनेस नहीं दिया है। इसमें दोनों क्लाइंट आ जाएंगे जिनका एम है और जिनका नहीं भी है। मतलब ये एक ऐसा क्लाइंट है सर जिनका एम है आपके साथ, बट कुछ पीरियड से उसने नया कोई बिजनेस नहीं दिया आपको। यस यस तो यू कैन अप्रोच ऑल दोस क्लाइंट या फॉर द न्यू बिजनेस। बेसिक एसआईपी तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था, बाउंस एसआईपी केसेस पता चलते हैं, एंड ईएलएसएस प्रोक्योरमेंट भी मैंने आपको बताया था कि लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में आपने कितनी नया ईएलएसएस स्टार्ट किया है। या ठीक है। तो वी आर डन विद द बिजनेस एनालिटिक्स रिपोर्ट। नेक्स्ट इज द डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट में सर आपको पहले जो 2 ऑप्शन है ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। फाइल इंपोर्ट हिस्ट्री, यू कैन चेक द फ्रीक्वेंसी, कब कौन सी तारीख को क्या डेटा अपलोड हो रहा है। ओके। एंड एएम रिकंसिलिएशन में यू कम टू नो कि आपका डेटा कितना एक्यूरेट है। तो डेटा एक्यूरेसी यू कम टू नो इन एएम रिकंसिलिएशन। एवरी वीकली आपका डेटा रिकंसाइल होता है सर। तो लास्ट जो रिकंसिलिएशन हुआ था 12 तारीख को, तो हर संडे होता है सर ये। अच्छा। अब लास्ट हम क्या करते हैं सर, एएम फाइल को रिक्वेस्ट करते हैं, एएम फाइल के बैलेंस यूनिट्स को ट्रांजैक्शन फाइल जो डेली लोड होती है उसके बैलेंस यूनिट से टैली करते हैं। ओके। तो दोनों के बैलेंस यूनिट अगर टैली हो जाते हैं वो सारा डेटा मैच में जाता है। तो आपके कैंप्स में जितने भी फोलियो सारे मैच में ही दिख रहे हैं। अगर आप देखोगे तो पॉइंट टू पॉइंट यूनिट टैली कर रहे हैं। तो अवर यूनिट्स का मतलब होता है ट्रांजैक्शन फाइल का यूनिट, और ये यूनिट्स होते हैं बैलेंस यूनिट्स ऑफ एएम फाइल। ओके ओके। जिससे हम फिगर आउट कर पाते हैं कि ये आपका डेटा कितना मिसमैच है, और उसके अकॉर्डिंगली ये डेटा को एक्यूरेट हम ही करते हैं सर। दोबारा डेटा मंगा के उसी फोलियो का लोड कर देते हैं। दिस इज वेरी गुड। सो राइट सर। सो ये कब यूज करना है, किसी क्लाइंट से आप मिलने जा रहे हो या किसी को रिपोर्ट दे रहे हो, सो यू विल आल्सो हैव द एश्योरिटी कि आपके इन सब क्लाइंट से जो रिपोर्ट आप शेयर करो वो सही है कि नहीं। या बिकॉज डिफिकल्ट हो जाता है कि हर फोलियो को एएमसी अकाउंट्समेंट से टैली करना, चेक द एक्यूरेसी। ठीक है। कंप्लायंस विल गिव यू लिस्ट कि आपके केस में तो ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें पैन और ईमेल आईडी, बट कुछ फोलियोज है जो मैं केवाईसी अपडेट के लिए हमें इंफॉर्मेशन बोल रहा है। हाँ ये ऑलरेडी मैंने देख लिया और मैंने इसके प्रोसेस चालू कर दिए, तो इट विल बी सॉर्टेड आउट। ओके ग्रेट सर। नेक्स्ट इज अ ट्रांजैक्शन रिवर्सल।
ऐसे कोई ट्रांजेक्शन जो आपने पिछले 1 महीने में या 10 दिन में आपने किए और जो कि किसी कारण की वजह से वो प्रोसेस नहीं हुआ आगे, मे बी। अभी तो ये होते ही नहीं है मोस्टली, अच्छा, क्योंकि पहले ऐसा था कि यूनिट्स पहले अलॉट हो जाता, पेमेंट अलर्ट बाद हो में जाता, आता। हाँ। तो अभी ये काम का नहीं रहेगा इतना। बट कुछ केस होते हैं सर जिसमें जैसे कि रिकरिंग एसआईपी अगर बाउंस हुई है तो वो वैसा हाँ, केस दिख जाएगा आपको। यस यस यस। ठीक है। बाकी न्यू इन्वेस्टमेंट में तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी तो आपका अमाउंट डिडक्शन के बाद ही एनएवी यूनिट एलोकेट हो रहे हैं। या बट जो रिकरिंग इन्वेस्टमेंट है उसमें हो सकता है कि इनसफिशिएंट बैलेंस या चेक डिसऑर्डर जो भी आपका रीजन है वो आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट इज अ डुप्लीकेट फाइंडर दैट वी हैव, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी हाँ, डिस्कस्ड ये दिस। हो गया या एसओए डाउनलोड, ईएमसी अकाउंट स्टेटमेंट कैसे जनरेट करना है, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दैट आल्सो। हाँ हाँ। और जो भी ईएमसी अकाउंट स्टेटमेंट आप फोलियो लुकअप से नया रिक्वेस्ट करते हो, ओके। सेम उसका लॉग आप यहाँ पे रखते हैं। यू डोंट नीड टू रिक्वेस्ट द सेम स्कीम फोलियो स्टेटमेंट, यू कैन डायरेक्टली जनरेट फ्रॉम हियर। बट जो लास्ट रिक्वेस्ट जो हुआ था उसके बेसिस पे ही डेटा दिखेगा हाँ आपको। हाँ 12 तारीख के हिसाब से ही स्टेटमेंट दिखेगा। अगर आपको 14 का स्टेटमेंट चाहिए तो नया रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। यस यस यस। ईमेल लॉग विल गिव ए लिस्ट ऑफ ऑल दोस क्लाइंट जिनको रिसेंटली सॉफ्टवेयर से क्या मेल गया। ओके। आज के डेट पे ही इन क्लाइंटों को अलर्ट मेल गया है। तो ये सारे अलर्ट मेल गए हैं। इन क्लाइंटों ने पासवर्ड भी रीसेट किया है, आपने लॉगिन मेल भी दिया होगा इनको। ठीक है। ये रीसेट पासवर्ड है ना, 2-3 केस ऐसे है कि बार बार करना पड़ता है। जैसे ये ध्रुवील परमार है ना, उसको हर बार वो रीसेट करना पड़ता है वो पासवर्ड। और उसका वो सपोज वो मोबाइल में वो रखता है ना ये पिन और वो सब, हाँ, तो वो होता नहीं है। मतलब वो एक बार एप्लीकेशन आपने किल कर दी तो बाद में वो वापस प्रोसेस करनी पड़ती है पासवर्ड रीसेट की। नहीं सर, एक बार यूजर ने पासवर्ड सेट कर लिया, क्लाइंट ने, हाँ यूजर ने तो हम सॉफ्टवेयर से जाता ही है, पासवर्ड सेट कर लिया, तो अगर एप्लीकेशन से बाहर भी आएगा तो वही पासवर्ड को यूज करके लॉगिन करना दोबारा। हाँ, बट एप्लीकेशन के अंदर हम वो पिन और फिंगरप्रिंट वो रख सकते हैं ना, हाँ, तो वो करते हैं बराबर, मोबाइल पिन या तो फिंगरप्रिंट। करेक्ट तो बाद करेक्ट। में अगर 2-3 घंटे के बाद आप देखोगे वापस करोगे तो वापस आईडी पासवर्ड मांगता है वो। वो पेज वहां से लॉग वो कर देता, आउट कर देता है। हाँ, मैं उसकी वो रिक्वेस्ट डाल दूंगा। हाँ, सपोर्ट में डाल दीजिएगा या कि एक बार वो आपको क्लैरिटी दे देंगे। मैं समझ गया, आप चाह रहे हो कि एक बार यूजर फिंगर मतलब 4 डिजिट का पिन सेट कर दिया तो उसी से लॉगिन हो हर टाइम। जैसे मैं आईफोन यूज कर रहा हूँ बराबर, तो मेरा जो ब्रोकर का एप्लीकेशन है उसमें फिंगरप्रिंट मैंने रखा है, तो वो हर बार में फिंगरप्रिंट से ओपन हो जाती है। आईडी एवरी टाइम पासवर्ड आपको, हाँ, एवरी टाइम नहीं डालना पड़ता यूजर पासवर्ड। यस यस यस। ठीक है सर। कैश इंपोर्ट तो आपको पता ही है सर। हाँ, वो मैंने कर लिया। क्रिएट ट्रांजेक्शन म्यूचुअल फंड के अलावा शेयर्स एफडी का डेटा क्रिएट ट्रांजेक्शन में अपडेट होता है। ओके। ठीक है, तो ये भी आप करोगे एफडी शेयर्स में। शेयर बॉन्ड में मैंने एक ट्राई किया था एक कस्टमर के लिए, लेकिन वो एसजीबी का ट्रांजेक्शन था, हाँ, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बराबर। ओके। लेकिन वो यहाँ पे वो जो 8 ट्रांजेक्शन मैंने ट्राई किया ना, तो उसमें वो पॉप आउट में आना चाहिए ना, वो स्क्रिप्ट नहीं आ रही थी मुझे जो चाहिए थी। अच्छा, ये आपने टॉगल बॉन्ड कर दिया था बॉन्ड बॉन्ड पे। बॉन्ड बॉन्ड एग्जांपल का कोई भी एक लेते हैं। नीला, एन नीला, NEE, हाँ यस, फर्स्ट वन। सॉरी। कोई बात नहीं, चलेगा ना। हाँ, उसी ये सिर्फ चेक करना था, स्क्रिप्ट का नाम क्या था सर। SGB। SGB। बट सीरीज होगी उसकी कोई तो। हाँ, तो वो सीरीज वो मुझे इसमें मिल नहीं रही है, मुझे जो चाहिए वो अभी एक्चुअली लास्ट वीक की हाँ, वो अच्छा, रिसेंटली आया है क्या सर। रिसेंटली 7 ऐसा दिसंबर को, ऐसा 7 दिन कुछ पहले वो हुआ है। ऐसा कुछ होता है सर कि आपको जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है हाँ, अगर नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है, सपोर्ट में मेल करने से हो जाएगा वो हेल्प में। ओके ओके, तो ठीक है, वो मैं कर बैकएंड में दूंगा। डेटाबेस में वो लोग ऐड कर देते हैं उस चीज को। गॉट इट क्या। ठीक है। लॉगिन हिस्ट्री आपको ये बताता है कि कब किस क्लाइंट ने लॉगिन किया है। हाँ, वो मैंने ऐसा देख ऐसा लिया। हाँ, देख लिया, ठीक है। ईमेल शेड्यूलर, आई थिंक ये भी आपने देख लिया था। इसमें आपका एक क्वेरी था कि नया कस्टमाइज टेम्पलेट कैसे बनाना है।
उसके लिए आपको टेम्पलेट्स में जाके क्रिएट टेम्पलेट करना है सर। ओके। तो जैसे लेट्स से एक नया एनएफओ आ रहा है, हम्म। उसके बारे में टेम्पलेट आप बनाना चाह रहे हो, सबको बल्क में मेल करना चाह रहे हो क्लाइंटों को, तो एनएफओ बराबर। टाइप किया, पर्पस में आपने जनरल ले लिया और यहाँ पे आपने कंटेंट टाइप कर दिया, जो भी आप ओके। क्लाइंट वाइज पर्सनल नाम चाहते हो तो आपको वो उस हिसाब से हमारा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अच्छा, और फॉर्मूला क्या है वो? फॉर्मूला ये है सर कि कोई भी एग्जिस्टिंग हमारा टेम्पलेट अगर आप देखते हो, उसमें हम ये हाँ। यूज करते हैं, देखो क्लाइंट के लिए डॉलर ब्रैकेट क्लाइंट नेम, ओके, अगर आप तो ये ये मैं यूज करते हो, हाँ, हाँ, तो क्या समझ होगा, गया। एग्जैक्टली उसी जो हमारे क्लाइंट लिस्ट में नाम है, हाँ वो हाँ नाम हाँ। पर्सनलाइज होके जाएगा क्लाइंट को मेल, ठीक है। यस यस। बाकी आप टेम्पलेट्स में जो बना रहे हो उसमें टेम्पलेट का इमेज अटैच कर सकते हो, इंसर्ट में इमेज बराबर। अटैच कर सकते हो, टेबल कलर एंड ऑल ऐड कर सकते हो टू मेक योर टेम्पलेट अट्रैक्टिव, ये सब चीजों का यूज कर सकते हो आप। ओके। और इसको सेव कर देना है, सेव करने का कैंपेन क्रिएट करना है, क्लाइंटों को सिलेक्ट करना है और आप अपने टेम्पलेट को सिलेक्ट करके बल्क में भेज सकते हो। यस यस यस। इवन रिपोर्ट्स भी आप रिकरिंग बेसिस पे हर महीने ऑटोमेटिकली भेज सकते हो ईमेल शेड्यूलर से। हाँ, वो हमने कर दिया है शायद। नेक्स्ट है सर आपका कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो। अब देखिए क्लाइंट के कोई भी रिपोर्ट आप निकालते हो क्लाइंट लेवल पे, तो उसके लिए आपको हाँ। क्लाइंट के लॉगिन में जाके सारी रिपोर्ट निकालना पड़ता है। ओके। कॉम्प्रिहेंसिव एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि क्लाइंट स्पेसिफिक है, और उसमें क्या किया है कि हमने 3-4 रिपोर्ट जो क्लाइंट के लॉगिन में अलग अलग दिखा रहे हैं, उन 3-4 रिपोर्ट को क्लब करके एक ही रिपोर्ट के अंदर दिखा रहे हैं। ओके। शॉर्ट ये रिपोर्ट कब आप जब किसी क्लाइंट का पोर्टफोलियो रिव्यू करते हो तब आप ओके। रेफर कर सकते हो, क्योंकि काफी सारी जानकारी एक ही रिपोर्ट में आ जाती है। और यही एक बराबर। ऐसी रिपोर्ट है जिसमें आप क्लाइंट का इंडिविजुअल एक्सआई रिटर्न को बेंचमार्क के एक्सआई से कंपेयर कर सकते हो, बराबर। ठीक है। एंड नंबर ऑफ होल्डिंग भी यहाँ पे 20, 50 या ऑल देख सकते हो, जबकि वैल्यूएशन रिपोर्ट में पीडीएफ में हम आपको क्लाइंट को सिर्फ 10 ही होल्डिंग दिखाते हैं, ओके। यहाँ पे आप सारी होल्डिंग या 20 देख सकते हो टॉप। ओके। तो ये आप चाह रहे हो मैं ओपन करके दिखाऊं या आप देख लोगे? नहीं, आई विल सी इट, नो इश्यू। ओके। नेक्स्ट है सर आपका फिर ब्रोकरेज का डेटा, आई थिंक देखना पड़ेगा अपडेट हुआ है कि नहीं आपका। हो गया है, लेकिन अच्छा, हो इसमें गया। है ना, एक ही ये फर्स्ट 2021 का ही है, 2020 का इसमें नहीं दिखा रहा था, सर मैंने चेक। ये इसी रिसेंट का ही हम लोड करते हैं, वो अच्छा। क्लाइंट रिक्वेस्ट पे केस टू केस पे हम मंगा लेते पुराना, बट हम जो ओके डेटा लोड करते ब्रोकरेज का वो सिर्फ करंट फाइनेंशियल का ही मंगाते, पुराना नहीं मंगाते इतना, ओके ओके ओके, चलेगा, कोई ठीक है। बात नहीं। बट इनकेस अगर आपको चाहिए तो फिर आप बोल सकते हो कि आपको किस पीरियड का चाहिए तो हम मंगा लेंगे। ओके ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है सर, एनालिसिस में आके आपको ये चेक करना है कि कौन से फंड से किस मंथ में आपको कितनी ब्रोकरेज आई। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो नवंबर में दिख रहा है हाँ। फ्रैंकलिन से इतना है, दैट मींस ये आपकी अक्टूबर की ब्रोकरेज थी जो नवंबर में क्रेडिट हुई बैंक। यस। तो बैंक में जो फ्रैंकलिन बैंक में जो अमाउंट है, ये अमाउंट बैंक का अमाउंट टैली होना चाहिए, इससे आपको एश्योरिटी मिल जाती है डेटा सही है आपका। ओके एक बार ओके। डेटा सही है तो आप इनकम डिटेल में जाके चीजों को डिटेल में एनालिसिस कर सकते हो। डिटेल में एनालिसिस बराबर। मतलब फंड वाइज, स्कीम वाइज, क्लाइंट वाइज, आरएम वाइज, सब लोग का देख लीजिए, इवन ये कैटेगरी वाइज। ये मैंने देख लिया है। रेट वाइज देखा सर आपने? नहीं, वो नहीं देखा, रेट वाइज। रेट वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर आपके लिए। रेट में ओके। क्या पता चलेगा बेसिकली कि आपको जो एमसी कमिट कर रही है रेट, उस हिसाब से हाँ। ही पे आउट कर, मतलब आपको दे रही है कुछ अलग रेट दे रही है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ओके फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा में आपको कहीं वो 2% भी दे रहे हैं और कहीं 55 पैसा भी आया है। ओके। अब 2% तो ये किस 20 सिटीज का है, इवन 20 सिटीज का आपको 55 पैसा भी है। तो आपको ही पता है कि सर 1% के नीचे आपका फ्रैंकलिन प्राइमा में है ही नहीं, तो आप इसको देख सकते हैं कौन से वो 9 ट्रांजेक्शन है, बराबर। ये वो क्लाइंट है। अब लेट्स से मैंने इस क्लाइंट को कॉपी किया, तो ये आपको पूरा एनालिसिस कंप्लीट करना है, ठीक है। क्योंकि ओके। एनालिसिस हमें कभी कभी क्या होता है, एएमसी जो होती है स्प्लिट करके डेटा देती है, हम्म। और एक ही ट्रांजेक्शन के दो अलग अलग ब्रोकरेज रेट भी दे देती है। तो हमें क्या करना है, उसको पूरा एनालिसिस करना अच्छे से। तो मैंने यहाँ ओके। पे क्या किया, एक ही क्लाइंट को ले लिया एग्जांपल के लिए, और यहाँ पे हमने मुझे सिर्फ फ्रैंकलिन का ही देखना था, तो फ्रैंकलिन यहाँ पे आप ले सकते हो। ऊपर गया है। ऊपर गया शायद। तो फ्रैंकलिन का प्राइमा हमें देखना था, तो देखो यहाँ पे
प्राइमा का ही एक ही क्लाइंट का सोचो कितना आपको अलग अलग रेट दिया है। इस पे 2.15 भी दिया है 13 ट्रांजेक्शन पे, और ये ट्रांजेक्शन कब के 2020 और 21 के है। बराबर। और जिसपे कम दिया है 65, ये 15 ट्रांजेक्शन है, ये 19 के है और 20 के भी है। ओके। तो आपको ट्रांजेक्शन डेट देना है इसमें, और 4 ट्रांजेक्शन पे आपको कम दिया है, ये आपके 19 और 20 के है। ओके। लेट्स से ये 20 का जो दिख रहा है वो अक्टूबर का दिख रहा है, 15 तारीख का, हम्म। और आपका अक्टूबर का तो है, यहाँ पे भी है 65 पैसा में 2020, नहीं नवंबर, ये सितंबर तक का है। तो अक्टूबर से चेंज हो गया। हाँ अक्टूबर में चेंज हुआ, बट अक्टूबर में चेंज किया भी है सर, दिया भी है, तो फिर ज्यादा से कम तो नहीं देंगे ना वो लोग, हाँ। ज्यादा इससे तो और बढ़ाएंगे वो। कम दिया है यस। तो वो आप एक बार देख सकते हो, बट हो सकता इसमें भी देख लेना है आपको कि ये जो 13 ट्रांजेक्शन है उसमें भी तो अक्टूबर वाला नहीं है डेटा कुछ, तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी अक्टूबर है, सॉरी 2020 है ना, हाँ ऊपर है फर्स्ट वाला। मेरा पहला ही है। तो मतलब आपको 2.15, ये 15 तारीख का है, 2.15 तभी भी आया, और अलग से आपको ये भी दिया है 55 पैसा। हाँ वो तो ये अलग सा है, वो तो BCT के लिए है, B30 CT के लिए सेपरेट होगा वो। ये सब ये तीनों बी के लिए ही है सर, ये देखो। हाँ लेकिन उसमें इंसेंटिव होता है BCT में, हाँ अलग से सेपरेट इंसेंटिव, इंसेंटिव। हाँ वो इंसेंटिव फॉर्मेट में दे दिया होगा आपको, वो अलग हाँ है। तो मतलब ये 55 समझ देख के गए। मतलब, यस। हाँ मतलब इन शॉर्ट बहुत में ये कम बोलना है। चाह रहा हूँ, 55 देख के डायरेक्टली हमें एमसी से बात नहीं करना, पहले हमारी एनालिसिस कंप्लीट करनी है। हाँ समझ ठीक गया। है, हाँ। बाकी पे आउट प्रोसेस तो आपके लिए नहीं रहेगा, कि अगर आप सब ब्रोकर बनाते हो तो उसका पे हाँ आउट फिर यहाँ से कर सकते हो, सेल्स टीम होती है ना सर, जो आपको हाँ बिजनेस हाँ। लेके आती है, उसका पे यस आउट होता है। ये दो ऑप्शन अभी के लिए हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आप अभी एट प्रेजेंट तो सब ब्रोकर नहीं है आपके, करेक्ट। यस अभी नहीं है। नेक्स्ट जो है पोर्टफोलियो स्क्रीनर। पोर्टफोलियो स्क्रीनर में आपको ये एक ऐसा टूल है जिसमें अप्लाई करने से सारी क्लाइंट की लिस्ट मिल जाती है, और सारे सभी क्लाइंटों का आपको परचेस वैल्यू, करंट एईएम, हर क्लाइंट का एवरेज सीएजआर पता चलता है। और यही एक ऐसी रिपोर्ट है जहां पे सर आपको आपकी कंपनी का, अंबिका फाइनेंशियल सर्विसेज का सीएजआर पता चलता है। अच्छा। तो सभी ओके। क्लाइंट का मिला के ये एवरेज सीएजआर ये आपका होता मतलब ये सिंस इंसेप्शन है। है। ये सिर्फ इंसेप्शन है सर, ओके। पूरा है। ठीक है, अब इसमें आप डिफरेंट फिल्टर लगा सकते हो कि मैं सिर्फ इक्विटी का देखना चाह रहा हूँ कि मेरे कितने क्लाइंट है जो इक्विटी वाले हैं, और इक्विटी का क्या सीएजआर है, तो 45 मेरा इक्विटी का सीएजआर है। बट इक्विटी में भी काफी सारी सब कैटेगरीज होती है, मैं फिलहाल हाँ। ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरा ईएलएसएस वाला कैटेगरी का कैसा है। ओके। ये आपका ईएलएसएस आ गया, ये वही क्लाइंट है जो कि ईएलएसएस वाले 17 क्लाइंट है आपके। बराबर। और कौन से फोलियो स्कीम के थ्रू इन्वेस्ट किया, तो आप रिपोर्ट टाइप में फोलियो वाइज फिल्टर लगा सकते हो। बराबर। तो यहाँ पे फोलियो नंबर और स्कीम नेम भी आ जाएगा जो कि ईएलएसएस में है। तो इन शॉर्ट ओके। सर, बेस्ड ऑन द डिफरेंट फिल्टर, आप ये इस डेटा को पुल कर सकते हो, अलग अलग डेटा को, ओके। जो कि सभी क्लाइंट का डेटा एक ही जगह दिखा देता है, उस पर्टिकुलर फंड कैटेगरी या फोलियो वाइज देख सकते हो। या तो मैक्सिमम मोटा मोटी जो चीजें हमारी हो गई सर, ये यूटिलिटीज एक बच गया है, और आपका बीएससी वाला है। एमएफई तो मैंने बता दिया, तो काफी चीजें जो एमएफई और बीएससी के तो थोड़ा सिमिलर मिलेगी आपको, ठीक है। हाँ वो तो चलेगा। बाकी इसमें अगर आपको एक लगेगा, प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, जब हम स्विच ट्रांजेक्शन करते हैं ना तो MFU में जब करने जाते हैं तो वहां पे फोलियो नंबर अपने आप पॉपअप आ जाता है। इसमें वो मैन्युअली टाइप करना पड़ता है स्विच करने के लिए। स्विच करने के लिए कौन सा, बल्क वाला या नॉर्मल क्लाइंट के इसमें स्विच बोल रहे हो? मैंने कहाँ से किया, मैंने आज सुबह ही किया एक ट्रांजेक्शन। हाँ MFU में माई ऑर्डर्स में जाइए। हाँ ये वाला स्विच स्विच वाला जो है ना, हाँ, ये करने के लिए क्या रहता है उसमें, MFU के लॉगिन में अगर मैं करूंगा तो उसमें ये फोलियो नंबर मुझे टाइप करना पड़ा। यहाँ पे ये जो फोलियो नंबर है ना, टाइप करना पड़ा फोलियो। हाँ वो ऑटोमेटिक नहीं आता है। आपको क्या करना है सर, ये जो क्लाइंट है ना हेमंद्र, हाँ
एक मिनट में फुली लुकअप में गए, क्लाइंट का नाम डाला, ये उसके कैन तो मैप है सब कुछ सर। एक मिनट रुकिएगा। नहीं, मैंने एमएफयू से ही किया, ट्रांजेक्शन भी हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अच्छा हो गया, मतलब एमएफयू के प्लेटफॉर्म से किया था क्या? नहीं नहीं, यहाँ से ही किया मैंने, यहाँ से किया। क्योंकि यहाँ से मैं करता हूँ तो क्लाइंट का अप्रूवल नहीं चाहिए ना, वो मेरे लिए अच्छा है। करेक्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने जस्ट मैं देख रहा हूँ आपने ऐसा कैन, इसमें से आप कौन से एडिशनल में गए होंगे, करेक्ट? हाँ, एडिशनल में कौन सी स्कीम ली थी आपने? नहीं मैं यहाँ से शायद मैं पोर्टफोलियो वैल्यूएशन में से ट्रांजेक्ट में गया था शायद। वैल्यूएशन में नहीं देते हम, सब समरी में हम आपको ट्रांजैक्ट ऑप्शन कहीं पे ट्रांजेक्ट का ऑप्शन था, वो बटन था ना, उसमें से मैं गया था फिर। हमने यहाँ पे दिया ट्रांजैक्ट का बटन। हाँ, तो लेट्स से वहां मैं से इसमें ट्रांजैक्ट पे बटन पे क्लिक करता हूँ। हाँ हाँ बराबर। अभी यहाँ पे स्विच हमने किया। हाँ। अभी यहाँ पे टारगेट स्कीम कोई भी ले लो, ग्रोथ, अभी ऑल यूनिट या कुछ भी, अभी इधर हम डालेंगे ना, हाँ। तो प्लेस ऑर्डर करेंगे, नहीं तो इसमें फोलियो नंबर तो आया ही नहीं। ये ऊपर है ना सर, फोलियो नंबर तो आ ही गया। मैं अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ओके। तो एग्जिस्टिंग मैं फोलियो ही कहीं, दिया उसने। पता नहीं मैं कहाँ से गया था, लेकिन कर दिया फिर। देखो सर, आप है ना सर, अगर एग्जिस्टिंग स्कीम में ही ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हो हाँ, तो समरी से तो कर ही सकते हो, आप एडिशनल ट्रांजेक्शन से भी कर सकते हो यहाँ से। तो ओके एग्जिस्टिंग फोलियो ही लेगा वो। ओके ओके ओके, ठीक है, या तो मैनुअली डालना पड़ेगा। ओके, ठीक है किशोर भाई, थैंक यू वेरी मच ठीक है फॉर सर, योर तो हेल्प। फिर आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो या मच या, सर। ओके, थैंक यू, बाय। बाय।